नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आवाज अड्डा में हम कह रहे हैं कि इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन और अब आगे क्या। देश में इस बार कुछ एक अलग तरीके का चुनाव रहा। चुनाव अलग इसलिए रहा कि पिछले 2 टर्म से मोदी सरकार थी, मोदी सरकार इस बार भी है, लेकिन अंतर इतना है कि पिछले 2 बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ थी और जो देश का विपक्ष था वो बहुत ही ज्यादा अल्पमत में था। इस बार भी मोदी सरकार बनी, लेकिन अकेली बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई। गठबंधन पहले भी था, लेकिन इस बार गठबंधन में जो साथी हैं उनका हिस्सा भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। न सिर्फ इतना हुआ, बल्कि विपक्ष भी जो है वो ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन में ढेर सारी पार्टियां थी, लेकिन प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, अपने किले को मजबूत किया, अपनी पोजीशन को बेटर किया और गठबंधन ने कुल मिला के 232 सीटें जीती यहां पर। तो इस बार ये 50-50 जैसा मामला कुछ नजर आ रहा है जो संसद के अंदर हमें दिखाई देगा। तो पिछले 10 सालों के बाद ये एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन इस परिवर्तन से आगे होगा क्या? क्या संसद में हमें नई चीजें दिखाई देंगी? क्या हमें ज्यादा चर्चाएं होती हुई दिखाई देंगी? क्या सरकार के रवैये में बदलाव आएगा? क्या ये गठबंधन उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है गठबंधन से, मतलब एक विपक्षी गठबंधन से जो इस समय प्रतिपक्ष में बैठेगा, नेता प्रतिपक्ष की वापसी होगी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी। सवाल यहां पर भी उठते हैं कि क्या ये गठबंधन सिर्फ एक चुनावी गठबंधन था या विपक्ष में भी इसकी एकता नजर आएगी? क्योंकि अभी से कहीं क्षेत्रीय चुनाव को लेकर हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच थोड़ी सी उठापटक दिखी, कहीं महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चीजें कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दिखाई दे रही, यूबीटी की बात मैं कर रहा हूं। तो इस गठबंधन में क्या वो एकता बनी रह सकती है? ये तमाम कुछ बड़े सवाल होंगे जिन्हें हम आज अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदर अब्बास, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार सिंह और साथ ही में वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह। आप सभी का सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। तो देखिए शायद अभी तक तो सीधी बातचीत हुई नहीं, लेकिन ये मौका है, माफ कीजिए अब्बास साहब शायद अभी जुड़े नहीं हैं हमको। चलिए अब्बास साहब हैं, ठीक है। अब्बास साहब, तो पहला सवाल यही कि सर्वप्रथम तो बधाइयां आपको। आपकी शिकायत रहती कि भाई कोई हमें बधाई नहीं देता, तो उस समय भी दे दी थी, आज फिर से क्योंकि हम विपक्षी गठबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसमें आपकी पार्टी सबसे ज्यादा अंक लेकर आई, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई। तो ये जो पूरा समीकरण रहा, जहां पहले एक तरफ चुनाव के पहले बीजेपी के दावे थे कि वो 400 से ज्यादा सीटें या एनडीए गठबंधन 400 से ज्यादा सीटें लेकर आएगा, लेकिन खुद आपका गठबंधन 332 जब ले आया तो उनके वो दावे काफी पीछे रह गए। इस चीज का श्रेय आप किस बात को देते हैं? गठबंधन में ऐसी कौन सी चीज ने काम किया, वो कौन सा फैक्टर था जिसने वर्क किया कि आपको भी उतनी सीटें आती हुई दिखाई दी? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश में ये जो चुनाव था ये बदलाव के लिए था। जो वोट था जनता का वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं थी उसके खिलाफ था। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने प्रयास किए, और उत्तर प्रदेश की मैं खास करके बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। खासकर उत्तर प्रदेश में जो पीडीए के ऊपर यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुए थे, जिस प्रकार से संविधान को निशाना बनाने की और संविधान को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है, देश के प्रधानमंत्री जी ने करने की कोशिश की है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की भाषा मुजरे से लेकर के मंगलसूत्र तक उतर आई, मुझे लगता है इन चीज़ों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर किया और इंडिया गठबंधन के लिए जो जन समर्थन था वो लगातार बढ़ा है। देखिए, निश्चित रूप से आज पूरे देश की जनता, भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये गठबंधन की सरकार चला सकते हैं। क्योंकि ये पहला मौका है कि ये, मुझे लगता है कि एनडीए 1.0 की सरकार है। इससे पहले जो सरकारें थी वो मोदी 1.0 और मोदी 2.0 थी। अब गठबंधन की सरकार चलाना ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हमेशा से फैसले खुद ही लिए हों, जिसने अपने मंत्रिमंडल से भी
बहुत सारे विषयों पे न चर्चा करी, ना जो विभाग के मंत्री थे उनको जानकारियां दी, उसके अलावा निर्णय लिए। और कहीं ना कहीं आज तक जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री रहे हों, कभी भी उन्होंने गठबंधन सरकार नहीं चलाई है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या ये सरकार चला पाएंगे, ये बात जनता भी जानना चाहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप देखिए कि अयोध्या में भगवान राम ने भी आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दिया, इंडिया गठबंधन को दिया, और काशी में भी नरेंद्र मोदी जी बहुत ही मुश्किल से जो है जीत करके आए हैं 1.5 लाख मतों से। तो मुझे लगता है जो बदलाव का वोट था पूरे प्रदेश में, और आप देखेंगे किस प्रकार से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 4 सीटों से आज 43-44 सीटों पर पहुंच गया, ये जनता का जन समर्थन ही था। चलिए, पहले तो मैं कोर्स करेक्शन कर दूं कि अभी आप जिन्हें सुन रहे थे वो अब्बास हैदर साहब हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अब्बास हाफिज साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, जो अभी कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हैदर साहब, आने वाले तो चांद साहब थे, थोड़ा इसलिए भी मुझे कंफ्यूजन हो गया। अब्बास साहब। जी जी, अब मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ जी, मुझे पहले जानकारी थी कि आज चांद साहब आ रहे हैं, लेकिन चलिए आप भी आए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हाफिज साहब भी जुड़ गए मेरे ख्याल से, मुझे बताएं प्लीज। अभी नहीं जुड़े, चलिए कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना के आनंद दुबे साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आनंद साहब, आप इसको कैसे देखते? देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण रहा जहां पर आपके गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरा हम महाराष्ट्र भी कह सकते हैं जहां पर गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। यहां पर कौन से फैक्टर्स ने काम किया? विपिन जी नमस्ते। देखिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की बहुत करारी हार हुई है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, महाराष्ट्र में मराठा समाज, इन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन, इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताया है। और जिस प्रकार 10 वर्षों से एक जुमलेबाज सरकार काम कर रही थी, लोगों ने उसको नकारा है, पसंद नहीं किया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आया। चाहे उनकी भाषा की बात रही हो, उनके जुमलेबाजी की बात रही हो, उनकी घोषणाबाजी की बात रही हो, लोगों ने नकारा है। और सबसे बड़ा ये जो 400 पार का नारा है, इसको लोगों ने नकारा है। आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि 400 पार के नारे के जुमले ने हमारी नैया को डुबा दिया है। मतलब यह नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। मतभेद देखिए इस लेवल पर है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी को यह नारा नहीं देना चाहिए था। इससे नुकसान हुआ है, और हुआ है। जिस प्रकार लल्लू सिंह जी हो और चाहे अनंत कुमार हेगड़े हों, उन्होंने कहा कि हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। लोगों को अच्छा नहीं लगा ये सुन के, क्योंकि इस देश में हमेशा से विकास को पसंद किया गया है। आप विकास की बात करिए, आप कहिए कि हम महंगाई कैसे कम करेंगे, आप कहिए कि हम बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, आप कहिए कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कैसे मजबूत होगा, आप कहिए कि पेट्रोल डीजल के भाव कब कम होंगे, माताओं बहनों के रसोई के गैस के दाम कब कम होंगे। इन पर लोग सुनना चाहते थे, खास करके किसानों की बात सुनना चाहते थे कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलेगा। ये सारे मुद्दे एक तरफ हो गए, और हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, घुसपैठ, ये मुजरा, क्या क्या अनाप शनाप सुनना पड़ा इस देश की जनता को। इन सब चीजों से ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए, और ये 10 सालों के फेलियर ही कहा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो नरेंद्र मोदी जी की हार है, क्योंकि यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी एक अकेला सब पे भारी के विषय पर लेकर चलते रहे, जो लोगों को पसंद नहीं आया। वरना लोग इनको 300 अकेले ही दे देते। अगर इनके बात में दम होता, इनके काम में दम होता, तो लोग इनको जिता देते। लेकिन इन्होंने एक सबक दिया है भारत की महान जनता ने
कि आप अगर जुमलेबाजी करेंगे, आप गलत बयानबाजी करेंगे तो आपको हम पूर्ण बहुमत तो नहीं आने देंगे, बाद में भले आप जोड़ तोड़ की सरकार बना लीजिए। और साथ ही साथ भारत की महान जनता को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष को भी चुना है। उन्होंने बताया है कि अगर सरकार जरा सा भी गड़बड़ करेगी तो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत विपक्ष भी हम देंगे। तो इसकी जो मिली जुली इस समय इस देश में स्थिति है लोकतंत्र की, कि एक तरफ सरकार कमजोर है, दूसरी तरफ विपक्ष मजबूत है, तो अब लड़ाई कांटे की टक्कर की है। अब जहां हमें लगेगा हम घेरेंगे, जहां लगेगा इनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये महंगाई कम करेंगे इनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन अगर महंगाई कम नहीं कर पाए, बेरोजगारी कम नहीं कर पाए, विद्यार्थियों के पेपर लीक पर कोई काम नहीं कर पाए, तो इनको हम घेरेंगे, 100% घेरेंगे। ये जनता ने हमें आदेश दिया है और जनता के जनादेश का हम विपिन जी पालन कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और आप देखिएगा महाराष्ट्र में 3-4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है, इनकी करारी हार होने वाली है और महाविकास आघाड़ी एक मजबूत स्थिति में है क्योंकि मराठा समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, ओबीसी समाज, सभी समाज के वर्ग के लोग महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के नेतृत्व को, कांग्रेस के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। और यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लोग कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्रगति हो जी और हम बातचीत करेंगे अभी इस पे। अब अब्बास हाफिज साहब आ गए हैं जो कि कांग्रेस से हैं। तो हाफिज साहब, मैं चूंकि आज तो हम कार्यक्रम में थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब आगे क्या, लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है क्योंकि मैंने शुरू में आपसे पूछा था, आप थोड़ा सा 2-4 मिनट लेट हो गए, कि इस बार जो ये परिवर्तन आया, इस बार जो ये चेंज आया, हालांकि इस चेंज को अब आप कैसे देख रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया, लेकिन सरकार तो फिर भी उनकी बनी, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन विपक्ष इसमें अपनी जीत देख रहा है और उसमें कोई गलत भी नहीं है। आपकी स्थिति बेहतर हुई, एक बेहतर विपक्ष अब हमें देखने को मिलेगा जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये जो समीकरण हमें देखने को मिला, बहुत सारी बातें हैदर साहब ने बोली, बहुत सारी बातें आनंद दुबे साहब ने बोली, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी मंथन हुआ होगा। उन्होंने क्या पॉइंट्स निकाले, क्या हुआ, जनता ने क्या सोचा, क्या समझा और कहां से इस परिवर्तन का आगाज हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो जनता आज जागरूक है विपिन जी। जनता मुद्दों पर चुनाव चाहती थी, भले ही लाख कोशिश की गई मुद्दों से भटकाने की, मंगलसूत्र को लाने की, उसके अलावा धार्मिक आरक्षण को लाने की, न जाने कितने ऐसे मुद्दे लाने की बात की गई जिससे कहीं ना कहीं मूल मुद्दे और सवाल जो है और जवाबदेही जो है भाजपा की वो दब जाए। लेकिन जनता उस सब पे जवाब चाहती रही और राहुल गांधी जी, तमाम इंडिया अलायंस के जितने नेता थे, उन तमाम ने जितनी भी सवाल जनता के बीच रखे उस पर जनता ने मंथन किया। और जनता के सामने प्रधानमंत्री खुद निरंतर बात गलत बोलते रहे कि 400 पार और तमाम चीजों का जो परसेप्शन बनाने के प्रयास किए गए, कहीं ना कहीं जो स्विंग वोटर था उसने भ्रमित होके बीजेपी की उस बात में आके, भ्रमित होना शायद सही शब्द नहीं है, उसको एक गलतफहमी रही कि उम्मीद उसको हटाई गई कि ये सरकार नहीं बना सकते, उसके बावजूद भी हम एक बहुत अच्छे नंबर पे आए। शायद वो तमाम चीजें अगर नहीं होती और परसेप्शन सही होता कुछ इलाकों में, तो परिवर्तन पूरी तरह से हो गया था। अब आज की तारीख में जनता इनके मैनिफेस्टो के ऊपर बात चाहती है। विपक्ष के तौर पे इंडिया अलायंस, बीजेपी और एनडीए को मजबूर करेगा कि मैनिफेस्टो के ऊपर चलिए, जो मैनिफेस्टो में लिखा है, जो वादे जनता जनार्दन से किए हैं और जो पिछले वादे किए थे उनके ऊपर जवाबदेही पर सवाल किए जाएंगे और मजबूर किया जाएगा जनता के काम कराने के लिए। आज जो मुद्दे हैं जिसपे जनता का जो हम कह दें कि जनता के जो पक्ष के मुद्दे हैं, जो जनहित की बात करने की बात कही है, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है मंच से, वो तमाम चीजें जो चाहे आसमान छूने के वादे हों, उनको पूरा कराने के प्रयासरत विपक्ष की तरफ से होंगे और प्रयास किए जाएंगे और इनको लाया जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई चलेगी। ये 5 साल वो साल नहीं है कि जहां आसानी से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के दूसरे दल जो अलायंस है वो जनता को भटकाने के लिए ऊल जलूल के मुद्दे छोड़ता जाए। क्या बेरोजगारी पे आप बात से भाग सकते हैं? क्या बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रयासरत नहीं कराया जाएगा? इनको, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे, मजबूर करेंगे। व्यापारी जो छोटे मझोले व्यापारी हैं उनके व्यापार बेहतर बनाने के लिए इनको मजबूर करेंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ से दूर करके आम व्यापारी वर्ग जो है उसको फायदे कैसे पहुंचा सकता है, उसके लिए हम इनको मजबूर करेंगे। महिला सुरक्षा को लेके बात हो, आतंकवाद से लड़ने की बात हो, आज कितने दुख की बात है
नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष जो दूसरे देश के नेता हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों या कहीं के भी हों, उनको जवाब दिए बधाई संदेश के, लेकिन एक सवाल नहीं किया आतंकी इतने बड़े हमले का। 10 साल से जो झूठी बातें कही जा रही थी कि आतंकवाद खत्म कर दिया गया है और कश्मीर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सफाया कर दिया गया है, पीठ थपथपाई जा रही थी, उन तमाम चीजों की जो पोल खुली है और हमारे जो लोगों का नुकसान हुआ है, आज जवाबदेही उसकी भी तय कराई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करने के बजाय ये सदुपयोग करके जनता को कैसे फायदा पहुंचाए, विपक्ष की जिम्मेदारी लेके बैठा है। अगर पूरे 5 साल इनकी सरकार चलती है तो वो बेहतर तरीके से चलवाने का काम हमारा रहेगा और बार बार इनको मुद्दों के ऊपर लाने का काम किया जाएगा। अहंकार तो चकनाचूर हो ही गया है और जनता के सामने अपनी बात खत्म करूंगा। जनता के सामने आज साफ मैसेज आ गया है कि ये सरकार इंडिया अलायंस की बनने की पूरी संभावनाएं हैं। अगले जो चुनाव हैं आने वाले, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, वहां विपक्ष देख लीजिएगा कितनी मजबूती के साथ एनडीए की सरकारों को हटा के जब सामने लाएगा तो जनता में एक अलग परसेप्शन आएगा और वहीं से इनका सूर्योदय खत्म होते हुए आप साफ देखिए। ठीक है सतीश जी, जो अब चूंकि यहाँ पर हाफिज साहब ने थोड़ी फॉरवर्ड लुकिंग बात करी दी तो मैं उसको उसी दिशा में आगे ले जाता हूँ कि जब गठबंधन बनता है सरकार चलाने के लिए तो उस गठबंधन में जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, जोड़े रखने वाली जो फोर्सेस होते हैं, वो एक अलग तरीके के होते हैं। अब जो विपक्ष में गठबंधन बैठा है उसको जोड़ने वाले फोर्सेस कैसे होंगे? वो कैसे वैसा ही दिखाई देगा जैसा चुनावी मैदान में दिखा और उसने नंबर हासिल किया? देखिए, सबसे पहले तो ये 4-5 बातें हैं, उसमें सबसे पहली बात ये है कि ये समझना होगा कि कांग्रेस के 100 सीट कहाँ से आए हैं। जहाँ कांग्रेस अकेले है उसको सिर्फ 31 सीटें आई हैं, बाकी सब गठबंधन वाले राज्यों से आए हैं। दूसरा जो ये मत मिला है वो निश्चित रूप से ये कोएलिशन के लिए मिला है, गठबंधन के लिए मिला है कि नहीं? वो मोदी जी के 400 वाला तो नहीं है और न ही कि पुराना कांग्रेस का एकला चलो। अगर कांग्रेस ने 7-8 महीने अपने वो मतलब यात्रा का सदुपयोग भी किया, उसमें अगर वो गठबंधन पर दे दिए होते तो आज ये सरकार बदल जाती, निश्चित रूप से बदल जाती। देखिए, दरअसल क्या है कि भारत एक कोएलिशन है, इस चीज़ की पुनर्स्थापना हो गई है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिना कोएलिशन के आप जो है मतलब कोएलिशन से गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं हो सकती है। सवाल नीतियों के नेतृत्व का है। नेतृत्व से नीतियां नहीं तय होंगी, नीतियों से नेतृत्व तय होगा। अगर ये बात INDIA के लीडर समझेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि भाई सेंटर की राजनीति अलग होगी, स्टेट की राजनीति अलग होगी, कांग्रेस बड़ा हृदय दिखाएगा, तब वो हो सकता है कि INDIA और मजबूत होगा। आपने आज सुना कि राहुल गांधी ने इस सरकार को क्या कहा है? अब उसका हिंदी तर्जुमा नहीं मुझे मालूम, लेकिन अंग्रेजी में क्रिपल्ड वर्ल्ड की एक क्रिपल्ड सरकार है, यानी कि अगर उसका थोड़ा शाब्दिक ये दे तो ये लंगड़ी सरकार है। और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडे को लागू कराएंगे। तो जो व्यक्तिगत जो पार्टियां हैं, मतलब उनके अपने एजेंडे हैं, उससे उठ करके अगर उनके हृदय में ये गठबंधन वाली जो वर्डिक्ट है वो समाती है तो दोनों तरफ के लिए ठीक रहेगा। मतलब मुझे लगता है एनडीए के लिए भी ठीक रहेगा। ये मोदी जी का 400 तो हार गए, ये तो हार गए, इसमें तो कहीं से कुछ नहीं है, उसमें तो बीजेपी भी नहीं थी, मोदी जी थे। तो अब एनडीए की बात है, तो ये प्रतिस्पर्धा होगी। और देखिए एक और जो चीज हुई है, 2-3 चीजें आप देखिए। आपने सुना 3 बंदर वाली बात, ये बताना चाह रहा हूं। एक 3 बंदर टीम है कांग्रेस की जिन्होंने उनका कम्युनिकेशन चलाया, ये हमें आज पता चला। अभी कौन टीम है, क्या है, नहीं है, लेकिन ये इंस्टेंट टेक्नोलॉजी वाली टीम होगी जो अब जो ये धार्मिक उग्रवाद या चरमपंथ कह ले या इस तरह की चीजें चलनी नहीं है और एक तरफा संवाद और संचार भी नहीं चलना है। ये बात आप समझ लीजिए। तो अब इस सबको ये मानना पड़ेगा कि ना किसी के हाथ में टेक्नोलॉजी का एकाधिकार है, न संवाद का कंट्रोल है और न ही नैरेटिव का कंट्रोल है। तो ये बहुत तेजी से चल रहा है। और ऐसी स्थिति में मैं जो समझता हूं कि सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोपेगेंडा से नहीं चलना है, ना धार्मिक वाला जो एक एलिमेंट चलना है। अब सोशल और इकोनॉमिक मुद्दों पर देश की राजनीति होगी
और सोशल और इकोनॉमिक मुद्दा जब मैं कहता हूं तो कहने का मतलब उसमें कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, उसमें आबादी, उनका रिप्रेजेंटेशन, आदमी के डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी नहीं मतलब डायरेक्ट बेनिफिट क्या हो रहा है, वो वाले पर राजनीति होगी। और ये अपने आप में एक कोएलिशन है, मुद्दों का कोएलिशन है। तो अब ये देखना होगा कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। और देखना ये भी है INDIA के लिए सबसे बड़ा टेस्ट जो होगा कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव होगा, कई और प्रदेशों में चुनाव होगा, तो उसमें देखना होगा कि कोई थोप रहा है अपने आप को या फिर मिलजुल के जैसा चले हैं, जिनके नतीजे भी इनके सामने आए हैं उसके आधार पर चलेगा। और उसके परिप्रेक्ष्य में या सापेक्ष में कहिए तो ये जो NDA बनी है वो लोग अपने नीतियों में क्या परिवर्तन करते हैं, व्यक्तिवादी होते हैं, जो अब तक इकोनॉमिक एजेंडा चलता रहा है उसमें परिवर्तन करते हैं, या लोगों के आंसू पोंछने का काम भी करते हैं। ये सारी चीजें आगे की राजनीति तय करेगी। जैसे कास्ट सेंसस का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं, इसमें दोनों पक्षों का टेस्ट होना है। अब ये नहीं, अब आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो स्थापित हुआ है क्योंकि कोलिशन में ही वो आइडिया ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम संघ हैं। तो ये अब भाजपा एक चरम पंथ पे नहीं जा सकती, और ना ये जो है अपने आइडिया ऑफ इंडिया वाले वो अब खाली अपीजमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर अवधेश जी जरूर अभी आज राहुल गांधी ने शब्द क्रिपल्ड का इस्तेमाल कर लिया और सतीश जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन क्या सच में ये जो तीसरी अभी NDA गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी का तीसरा टर्म है, क्योंकि ये एक परिवर्तन 10 साल बाद आया है, 10 साल बाद दिख रहा है और बिल्कुल अभी सरकार की शुरुआत हुई है, तो क्या ऐसा मान लेना कि सब बहुत कुछ चेंज हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया? क्योंकि अभी भी एक वो पार्टी है जो बहुमत से तो नीचे है लेकिन 240 सीटों पे खड़ी है, नेता उसके वही हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट उसकी वही है, सब कुछ लगभग पहले जैसा ही है। हाँ, ये जरूर है कि विपक्ष हमको पहले के मुकाबले मजबूत होता दिख रहा है, तो सच में कितना बदला है? देखिए, ये चुनाव ऐसा था जिसमें ज्यादातर पक्ष के लिए, इसमें संतोष के लिए और आनंद के लिए इसके पहलू निहित है। आप देखेंगे तो 2-3 आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, RJD को छोड़ दीजिए, ऐसे 1-2 को निकाल दीजिए तो सबको लगता है कि हमारी सफलता मिल गई है। और जब आप काफी नीचे होते हैं तो थोड़ी सफलता भी लगती है बहुत बड़ी है। अभी भी मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर, यह बात सही है कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी, उनको कमजोर किया, उनको बहुमत से पीछे धकेला, सफल हो गया हो, ये इस अंकगणित का निष्कर्ष नहीं है। विपक्ष की सफलता तब मानी जाती जब उनकी सरकार गठित हो जाती, तो वो हुआ नहीं। इसके बाद अगर प्रसन्नता है कि चलो अगले चुनाव में हम कर लेंगे, तो उसके बाद तो उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जो दूसरी स्थिति है, जो अभी कहा गया है कि ये सरकार तो कमजोर है, ये सरकार क्रिपल्ड है, लेकिन अगर यही सरकार विपक्ष की बनती तो वो क्रिपल्ड की जगह क्या होती हो? कम से कम ये जो सरकार है इसमें एक बड़ी पार्टी है और बाकी छोटी पार्टियां हैं। अगर विपक्ष की जो INDIA है इसमें कौन सी पार्टी नेतृत्व करती, नेता कौन होता, उसको स्वीकार कौन करता? कम से कम इतना तो हमने देखा है कि सरकार के चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के किसी भी साथी ने नेतृत्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया, अभी तक कोई प्रश्न नहीं उठाया है, बल्कि NDA की मीटिंग में नेतृत्व नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई और यह कहा गया कि वो देश को आगे ले जाएंगे, हम उनके साथ है। क्या हम मानते हैं कि इसी प्रकार की आवाज अगर विपक्ष की सरकार बनती या आज भी उसमें से कोई एक नेता चुनने की कोशिश हो संपूर्ण विपक्ष की, तो यही आवाज निकलेगी? अगर नहीं निकलेगी तो यह बताता है कि यह स्थिति तस्वीर कैसी है। जो सतीश जी कह रहे थे, ऐसा हम मान के चलते हैं कि जो इस देश में शायद बहुमत की एक पार्टी की सरकार होगी वो इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, तो मैं इससे सहमत नहीं होता है। वो भी देश के हर क्षेत्र के वोट से ही चुन के आते हैं, वो जनता के ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहीं अपने आप नहीं हो जाते हैं। विपक्ष को जनता अगर वोट नहीं देगी तो विपक्ष सशक्त नहीं होगा। तो जब संपूर्ण देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सशक्त और बहुमत प्राप्त सरकार, वो कैसे इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा कि संघवाद का प्रतीक नहीं हो सकता है कि एक गठबंधन ही चलेगा?
तो इसीलिए जो इस समय का विश्लेषण है वो बहुत जल्दीबाजी का विश्लेषण है कि देश वहां लौट गया। अभी देखने की जरूरत होगी कि देश कहां लौटा है। अब जैसे सतीश जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी को अगर हम देखें तो जहां जहां उसका भाजपा से टकराव है सीधा, क्या वहां कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को एक सीमा से ज्यादा कमजोर किया है? इस चुनाव में 3 पार्टियां जो हैं उनकी सफलता है, अद्भुत सफलता है। समाजवादी पार्टी की है उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सफलता दोबारा सफलता आप कह सकते हैं कि वो तमिलनाडु में है। लेकिन कांग्रेस की जहां है, एक हरियाणा में बराबरी को छोड़ दीजिए तो न तो आप राजस्थान में सीधी लड़ाई है, आप बीजेपी को एकदम पीछे कर सके हैं, न कर्नाटक में कर सके हैं, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब में तो आपने भाजपा को अभी कमजोर किया ही नहीं है, आप स्वयं ही कमजोर हो गए हैं। तो इसीलिए अभी इसको इतना बड़ा बना देना कि बिल्कुल विपक्ष का बिल्कुल इतने प्रयास के बावजूद विपक्ष को किस प्रकार के वोट मिले थे। सबसे जरूरी है कि किसी भी गठबंधन के बेहतर भविष्य के लिए जब आप जो तथ्य हैं उनको ठीक से अपने सामने रखेंगे, जब आप विश्लेषण करके मानेंगे कि हमारी विजय क्यों हुई है, जनता से हमारी अपेक्षाएं कहीं तभी है। अभी तो वही बातें की जा रही है चुनाव के बाद है, एक उसमें केवल नई बातें जोड़ी गई है कि ये सरकार तो गठबंधन की है, मोदी जी कमजोर हो गए हैं, ये कैसे चलेगी हम देखते हैं। तो मतदाता ये भी देख रहा है कि दूसरी ओर होती तो क्या देखा जाता। विचारधारा का जहां तक प्रश्न है, अगर सरकार कमजोर है तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख मंत्रालय है वो आज भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुमत की सरकार में थी। न तो उसमें रक्षा मंत्रालय बदला है, न गृह मंत्रालय बदला है, न उसमें वित्त मंत्रालय बदला है, यहां तक कि उसमें शिक्षा मंत्री भी नहीं बदले हैं। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि शिक्षा में बीजेपी व्यापक बदलाव कर रही है और किसी भी आवाज नहीं उठाया है। तो इसलिए उसमें तो मुझे लग रहा है कि 11 विपक्ष के मंत्रियों को शामिल कर, 11 घटक दलों के मंत्री को शामिल करना कोई सरकार के कमजोर होना और उसको सरेंडर कर देना, दबाव में आना, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है। भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। जहां तक विपक्ष का है, देखिए चुनाव परिणाम के बाद अभी तक विपक्ष ने बैठ करके एक एजेंडा देश के सामने, एक अपना मूल्यांकन कि हम क्यों जीते हैं, किस आधार पर हम आगे काम करेंगे अगले 5 साल तक, वो अभी तक सामने नहीं रखा। हमारे पास अभी विपक्ष के नेता तक का भी हमारे पास ये नाम नहीं आया है। तो इसलिए इस तरह से मूल्यांकन हम कर देंगे। इस समय की परिस्थिति यह है कि विपक्ष संसद के अंदर तो सरकार के विरुद्ध एक रहेगा, मुझे इसमें कहीं डाउट नहीं है, सबको बीजेपी का विरोध करना है। अगर बहिर्गमन होता है, किसी बहिष्कार होता है, वो भी रहेगा। लेकिन राज्यों के स्तर पर महाराष्ट्र को 2-3 राज्यों को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए और थोड़ा बिहार को छोड़ दीजिए, तो विपक्ष के एकजुटता की संभावना अन्य राज्यों में उस प्रकार से नहीं है जैसे इस समय दिख रही है। जो पार्टियां समाजवादी पार्टी में आवाज उठ रही है कि अरे जीते हम, कांग्रेस जीती हमारे कारण, सब जगह राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये स्थितियां आगे, जब आप आइडियोलॉजी सामने नहीं रखते हैं, कोई बड़ा विचार सामने नहीं रखते हैं, तो व्यक्ति का नाम, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा वो आगे हो जाती है और वो आईएनडीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इससे निपटना। और मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं होता हूं कि इस देश में कोई धार्मिक उन्माद की सरकार थी या बीजेपी कोई धार्मिक उन्माद फैला रही थी और उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। मैं अंत कर रहा हूं। बीजेपी, ये जो विपक्ष को जो वोट मिला है उसमें एक वोट तो जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार के विरुद्ध जनता के अंदर अनेक शिकायतें रही होंगी, उनका वोट है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। दूसरा वोट जो है, जो विपक्षी एकता कहीं कहीं दिखी है, उसरा है। तीसरा वोट जो है इस बार मुस्लिम कंप्लीट रूप से यूनाइट होकर के कि जहां भी जो भाजपा को हराए उसको मत देना है। लेकिन चौथा और जो सबसे बड़ा मत है वो झूठ का मत है। वो झूठ कितने दिन रहेगा कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, दलितों का आरक्षण, पिछड़ों का खत्म कर देगी। तो ये जो झूठ था, ये सब जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं था। तो ये जो झूठ था ये आगे कैसे चलेगा, ये बीजेपी पर अवधेश जी, ये झूठ कहां से निकला? ये झूठ क्या विपक्ष ने फैलाया? ये नरेशन भी तो कहीं और से निकले थे, बारे में कहना कठिन है। ये नरेशन भी तो, खैर इस पे चर्चा मैं आगे लेके आऊंगा क्योंकि ये बात भी तो बीजेपी के नेताओं ने कही।
ये बात भी बीजेपी के नहीं बीजेपी के एक दो नेता ने कही, लेकिन इस देश में हाँ, पर वो बात बाद में भारी पड़ गई कि बीजेपी के कई लोगों को बनाने की शुरुआत उसकी सफाई देनी पड़ गई। और अब तो शिंदे साहब आज बोल रहे हैं कि वो 400 हम पे भारी पड़ गया, और एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं कि लोगों को लगा कि अगर 400 आ गया तो संविधान तो खैर। एनीवेज सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। INDIA में आ गए। हाँ जी, देखिए क्या है, अवधेश जी जैसे लोग ऐसे हैं, इन लोग का भी हाथ है मोदी जी को डुबाने में। मेरे बगले में बैठे हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे भाई, हम जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रही है, उसका पॉइंट आउट करिए ना। काहे के लिए आप विपक्ष में अभी भी गोला दाग रहे? वो तो बेचारे चारों तरफ से गोले से ही दगते आ रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये आप समझिए, ये एक तरफा चुनाव था। 400 पार, संसाधन उनके, नेता उनके, 500 हेलीकॉप्टर उनके। इधर क्या था भाई? क्या था ये? तो ये भी नहीं कह सकते। बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार कर ले स्वीकार, मैं जोर से बोल रहा हूं, उनके हित में बोल रहा हूं, कि एक व्यक्ति नहीं, एक आइडियोलॉजी नहीं, कोएलिशन है, ये देश ही कोएलिशन है, और जो व्यापक देश का एजेंडा है, मुद्दा है, उसको आत्मसात करे और उसको प्रायोगिक रूप से उसको प्रैक्टिकली लागू करे, तो उनके हित में है। और मुझे देखने में आएगा कि जिस तरह से कैबिनेट के पहले 2 डिसीजन रहे हैं, वो इस बात को कोर्स करेक्शन जैसा दिखा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से संविधान के बड़े किताब के ऊपर जो प्रणाम किया है, मैं समझता हूं ये संकेत है। भाजपा जिस मुद्दे पर चली थी, वो उतना उनको सफलता नहीं मिला है। क्या है दिक्कत? मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है। क्या बोले हैं मोहन भागवत? वो कोर्स करेक्शन की बात कह रहे हैं। तो क्या इसमें दिक्कत है भाई? जो दिक्कत है उसको देखो ना। विपक्ष वाले तो उड़े हुए हैं, बेकार हैं, लेकिन वो खड़े कर दिए, जनता ने खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा कर दिया? क्या उनका पॉजिटिव एजेंडा था? मे बी नॉट, मे बी यस, लेकिन आपके खिलाफ तो वोट जरूरी पड़ा है। जी ठीक है, चलिए। तो ये एक बातचीत है कि कोर्स क्या हो, डिस्कोर्स क्या हो, लेकिन अब कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे मैं सवाल लेता हूं आप कांग्रेस से भी। और आनंद दुबे साहब, पहले आपके पास कि जो गठबंधन है, अब देखिए आप कहेंगे कि ये खींचतान तो चलती रहती है, लेकिन अगर है तो फिर बातचीत होगी भी। महाराष्ट्र में जो MLC के चुनाव है 4 सीटों पर, उसमें आप ही मतलब आपके और कांग्रेस के बीच में थोड़ी खींचतान हो गई है। कह रहे हैं कि आप लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। नाना पटोले साहब का बयान है और काफी रुष्ट बयान है कि वो उद्धव साहब को फोन कर रहे हैं, लेकिन वो तो फोन तक नहीं ले रहे। 2 सीटें हैं जहां आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप नहीं जीत पाएंगे। तो ये जो थोड़ा सा रिफ्ट दिखाई दे रहा है, फिर ये अगर ये तो अभी जस्ट अभी चुनाव खत्म ही हुआ है, अगर ये एकदम सामने आएगा तो फिर वो विपक्षी एकता कहां जाएगी? विपिन जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई मतभेद नहीं है। दोपहर को ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में है। हमारी सीटों को लेकर समझौता हो गया। 4 में से 2 वो लड़ रहे हैं, 2 हम लड़ रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं। एक परिवार है, नोकझोंक भी होती है, हल्की फुल्की तकरार भी हो जाती है, लेकिन जब बात घर के विकास के लिए हो तो घर के लोग बैठ के घर में सुलझा लेते हैं। तो कोई पहली बात तो ऐसी बात नहीं है कि कोई मनमुटाव मतभेद नहीं है। महाविकास आघाड़ी एक साथ है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी मिलकर ये MLC का चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें महायुति को हम आराम से हरा देंगे, क्योंकि ये कोई आम चुनाव नहीं है। कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसमें हर आदमी वोट नहीं देता। एक वोटर बनाए जाते हैं और उन वोटरों को बनाने में हमारी पार्टी शिवसेना और कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से जो काम किया है, उस काम के ताकत से ही हम बोल रहे हैं कि हम ये चुनाव जीत जाएंगे। और देखिए, मैं भी देख रहा था कि आपके पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो हमारे समीक्षक और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जरूर बीजेपी की पक्ष को ऐसे रख रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की कमी को उन्होंने पूरा कर दिया। कोई बात नहीं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन अगर विपक्ष को भारत के लाखों करोड़ों जनता ने वोट बैंक दिया है, अपने विवेक बुद्धि से दिया है,
तो हम कमजोर नहीं हैं। हमें भी 230-237 के करीब उन्होंने पहुंचाया है और उनको 240 के करीब अकेले पहुंचाया है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि भाई विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, ये टूट गए, ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में पहली बार जनता ने दिखा दिया कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो सरकार पे अंकुश लगाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी रेडी है। तो ये बहुत बड़ा एक हम कहते हैं धन्यवाद है भारत की महान जनता को। आने वाले राज्यों में भी हमें देखने मिलते रहेंगे, क्योंकि जहां जहां अच्छा काम नहीं होगा लोग सरकारों को बदल देते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि राज्य में कांग्रेस को चुन के देते हैं तो केंद्र में बीजेपी को चुन देते हैं। ये देश की जनता है, वो अपने विवेक बुद्धि से काम करती है, तो उसके विवेक बुद्धि पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाए। राजनीति तो अपनी जगह हम करते रहेंगे, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बना है और हमारे यहाँ नेता को लेकर भी कोई झगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस पार्टी का ही विरोधी पक्ष नेता बनेगा, इसमें कोई तकरार नहीं है। कल को हमारी पार्टी या अखिलेश यादव जी की पार्टी ये नहीं कहने वाली कि हमें विरोधी पक्ष नेता बनाइए। अरे भाई, जब संख्या बल हमारे पास नहीं है तो हम ऐसी बात नहीं करेंगे। ये सारी छोटी छोटी बातों को तूल न देकर महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन आने वाले जो आगामी राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, हरियाणा है, वो कैसे हम हम इस पर काम कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। आने वाले समय में विपिन जी आप देखेंगे कि हम अच्छी स्थिति में हो गए हैं। ठीक है, अब्बास हैदर साहब से भी पूछ लेते हैं। हैदर साहब, अभी तो डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, ये सब हम देखने वाले हैं, उस पर एक राय बनी हुई है? निश्चित रूप से देखिए, इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता की वजह से मुझे लगता है देश और प्रदेश की जनता ने एक नकारात्मक राजनीति के खिलाफ वोट दिया है, जो हम सबको दिखाई दिया है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियाओं को मारने का काम किया, उनका गला घोटने का काम किया, वो हम सबके सामने है। किस प्रकार से जो विपक्ष से डिप्टी स्पीकर होता था लोकसभा का, वो 5 साल से नहीं है। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज में बिल जाते थे, जहां पे कंसेंसस बन जाता था तमाम दलों के बीच में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कम हो गए। और जो ऑर्डिनेंस थे, आप देखिए, जो पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस आते थे, पहले 10 बिल में से 1 ऑर्डिनेंस होता था। इनकी सरकार में 10 में से 4-5 ऑर्डिनेंस हो गए हैं। अगर आप देखें, क्वालिटी में जो बिल जाते थे वो घट करके 13% तो आप कह रहे हैं इस बार वो सब बदलेगा? आप लोग संख्या बल में बड़े हैं तो वो सब चीजों को आप चेक करेंगे? निश्चित रूप से जब हमारी संख्या बल बड़ा है, सदन में हमारी संख्या बड़ी, हम मजबूत हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। जनता ने हमें जो काम दिया है उसको हम बखूबी निभाने का सदन से लेकर सड़क तक काम करेंगे। दूसरी बात, अवधेश जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ के आधार पे इंडिया गठबंधन आया। नहीं, ये झूठ के आधार पे नहीं आया, ये सच के आधार पे आया है। चाहे वो ज्योति मिर्घा हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा था कि वो समय आ चुका है कि जातिगत आरक्षण को सिरे से खत्म कर दिया जाए। मुझे लगता है इस प्रकार के तमाम बयानात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समय समय पे आते रहे, जो आरक्षण विरोधी थे, दलित विरोधी थे। निश्चित रूप से जो हमारे भले ही इस चुनाव में हम सरकार ना बनाए हो, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री को हमारे संविधान के आगे माथा टेकना पड़ता है, तो मुझे लगता है ये हमारी मॉरल विक्ट्री है, ये हमारी मॉरल जीत है। और प्रधानमंत्री जी जो 400 पार की बात करते थे, जब वो अपने दम पे सरकार भी नहीं बना पा रहे, तो उनकी मॉरल डिफीट है। लेकिन बहुत दुख की बात है, एक नागरिक के नाते हमें भी दुख होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर इतनी भी मुझे लगता है शर्म नहीं है कि वो अब किसी और नेता को एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी में मौका देते हुए प्रधानमंत्री बनते। क्योंकि ये पूरा चुनाव ना भारतीय जनता पार्टी का चुनाव था, ना ये चुनाव एनडीए का था, ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी का था। ये बात हो रही थी मोदी मैजिक की, बात हो रही थी मोदी की गारंटी की, मोदी की इमेज की बात हो रही थी। तो निश्चित रूप से वो फेल हुआ है। जनता असल मुद्दों पे वोट दिया, जनता अपने मुद्दों से भटकी नहीं। पूरे चुनाव में प्रयास किया गया इनके द्वारा। नहीं, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो फेल हुआ, हैदर साहब आप कह रहे हैं तो वो फेल हुआ, तो फिर सरकार आपकी बननी थी, वो फेल कैसे हुआ? सिर्फ उनको सीटें कम आई इसलिए फेल हुआ? निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से जहां पे वो थे वहां से यहां तक हम उनको लाए हैं, और आगे भी और नीचे वो जाएंगे, बहुत नीचे जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमारे पहले के एक वक्ता ने भी कही कि जो स्विंग वोटर है
कहीं ना कहीं उसको अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी 400 पार की, उसके अंदर शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं बना कुछ राज्यों में। हमारी उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो चाहे आपकी फूलपुर की सीट हो, या आपकी बांसगांव की सीट हो, या आपकी फर्रुखाबाद की सीट हो, मेरठ की सीट हो, ये ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पे बहुत ही कम मार्जिन से, बहुत ही कम अंतर से प्रशासन के दबाव में चुनाव हराया गया इंडिया गठबंधन को। अगर पूरी ईमानदारी से चुनाव होते तो 50 के पार इंडिया गठबंधन की सीट उत्तर प्रदेश में थी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जीत हुई है। वही स्थिति महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में हुई है। कुछ राज्यों में जहां पे मुझे लगता है गठबंधन ने कम काम किया, जहां पे गठबंधन को फायदा नहीं हो पाया जैसी उम्मीद की जा रही थी, उसका भी आकलन होना चाहिए, उसका भी जो है पूरा हिसाब किताब होना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। ठीक है हाफिज साहब, अभी फिर से मैं थोड़े उस सवाल पे आता हूं, क्योंकि बात लगातार गठबंधन की है, मजबूत विपक्ष की है, विपक्ष का क्या रोल रहेगा उसकी है। अब चलिए, अगर मुझे आनंद दुबे साहब कह रहे हैं कि आपके वहाँ महाराष्ट्र में सब ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा में और दिल्ली में वहाँ पर आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट तो वो अपनी हार का ठीकरा ही आपके सिर पे फोड़ रहे हैं कि हरियाणा में वो आपकी वजह से पीछे रह गए, या कुरुक्षेत्र की सीट में आपने उनका साथ नहीं दिया, या दिल्ली में अब वो अकेले ही लड़ेंगे, आपके साथ कुछ नहीं शेयर करेंगे। यहाँ शायद 3 और 4 और 3 का जो भी रेशो रहा अभी दिल्ली में आपका, लेकिन अब मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर? फिर जहाँ, क्योंकि क्षेत्रीय दल है वो, आप एक नेशनल पार्टी हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट हमेशा आते रहेंगे। जब वो कन्फ्लिक्ट यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली बड़े संसद के अंदर भी दिखाई देंगे। देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जोड़ दूं। जो आपने समाजवादी पार्टी के हमारे साथी से सवाल पूछा था कि फेल कहाँ हो गए, फेल तो नहीं हुए, कमी रह गई कुछ सीट्स की, और उसकी वजह थी हमारे अवधेश जी जैसे जो साथी थे, या उनकी तरह विचार रखने वाले निष्पक्ष कहलाने वाले पत्रकार साथी जो हैं यहाँ पर, उन्होंने अगर ये कह दिया कि झूठ था ये एजेंडा, तो जाहिर सी बात है जनता का एक प्रबुद्ध वर्ग, छोड़ दीजिए उसके अलावा जो लोग थे, उन्होंने इनकी बात पर विश्वास करा और इनकी बात से बीजेपी को क्लीन चिट मिल गई। जिस बीजेपी के नेताओं ने खुल के बयान दिए और साफ तौर के ऊपर वो बयान दिखे भी, उसके बाद भी ये कह देना कि आरक्षण विरोधी नहीं थे, उसके बाद भी ये कह देना कि उन्माद, धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया गया। अरे मणिपुर जल गया पूरा धार्मिक उन्माद के चलते, गृह मंत्री वहां जा नहीं पाए और उसके बाद वो प्रचार प्रसार में लगे रहे, निरंतर अपनी रैलीज करते रहे। तो ये क्या था? धार्मिक उन्माद नहीं था। अब आपने जो बात कही कि गठबंधन में इस तरह की चीजें, देखिए गठबंधन में इस तरह की चीजें आती हैं, कोई भी गठबंधन हो उसकी कई सारी शर्तें होती हैं और उन शर्तों को लेके ही हम चलते हैं। क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ा था? उसके बाद क्या हमारे के दिल्ली में कोई असर पड़ा उससे, या क्या दूसरे कुछ फैक्टर्स इससे पहले नहीं दिखाई दिए थे? क्या कहा था जब इंडिया अलायंस बना था? तमाम लोगों ने ये बात कही थी, ये अलायंस जो है, जो बीजेपी की तरफ पक्ष बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था ये अलायंस चलेगा ही नहीं, ये चलने ही नहीं वाला, ये बनने से पहले इसमें फूट आ जाएगी। देखिए नीतीश कुमार जी चले गए और ये अलायंस ऐसे ही धीरे धीरे बिखरता जाएगा। लेकिन अलायंस, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में रहा, छोटी छोटी बातें आई, उसको नजरअंदाज करते हुए, उसको सुलझाते हुए आगे बढ़े। क्या सीट शेयरिंग बड़ा आसान काम था? क्या सीट शेयरिंग को लेकर आपत्तियां नहीं आई थी? क्या महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ सवाल नहीं खड़े हुए थे? लेकिन बाद में यही हुआ कि इंडिया अलायंस को सर्वाधिक फायदा पहुंचा सीट शेयरिंग से, और उसको हम आगे उन चुनौतियों को पार कर गए। जब परिणाम आए, किसी ने नहीं कहा था हमारे पक्ष में, यहां तक कि देश के पूरे एग्जिट पोल्स झूठे साबित हुए, फेल निकल गए। जो एग्जिट पोल्स 400 तक छू रहे थे बीजेपी को, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया अलायंस ने मजबूती के साथ एक अपना पक्ष साबित किया, सिद्ध किया। लेकिन जो हवाएं बनाई गई कि बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है, बीजेपी धार्मिक उन्माद नहीं फैलाती है, उन बातों में कहीं ना कहीं कुछ लोग धोखे में आए, और उसकी वजह से जो कुछ नुकसान हुआ वो आगे नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी की में आज की बात है, इससे पहले भी कई चीजें बीजेपी ने कहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद भी सीट शेयरिंग तक और इंडिया महाविकास अघाड़ी से इंडिया अलायंस बनने तक का सफर पूरा कंप्लीट हुआ और पूरा हुआ। इन्होंने कहा था हमारे साथी जो अवधेश जी हैं कि कहीं पर भी जहां डायरेक्ट मुकाबला था बीजेपी से कुछ नहीं कर पाया। राजस्थान की मिसाल दे दी, राजस्थान में 1/3 सीट्स कम हो गई बीजेपी की, और कांग्रेस पार्टी जहां बहुत ही निरंतर जीरो पे थी, उसकी सीट्स इतनी बढ़ गई। उस माहौल के बाद, ईडी के दुरुपयोग के बाद छापे पड़ते गए, न जाने कितने आरोप लगते गए, धार्मिक बातें जो की गई वो भी प्रधानमंत्री के मन से,
वो ऐसी थी, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती थी। उस सब का असर ग्रामीण अंचल का, हम राजस्थान देखे हुए लोग हैं, हिंदी पट्टी से आने वाले लोग हैं, हमने हिंदी पट्टी के जो असर पड़े हैं उसको देखा है। तो उस सब के बावजूद ठीक, हाँ ठीक, हाफिज साहब ठीक है, गॉट योर पॉइंट। एक छोटा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो जो अब आपकी भूमिका, अब आगे आने वाला है बजट भी, और भी कई राज्यों में चुनाव हैं और तमाम चीज़ें हैं, देश में लगातार चीज़ें होंगी जिन पर सवाल जवाब होंगे बहुत सारी। तो अब हम उसमें क्या परिवर्तन देखेंगे, संसद में हम किस तरह का कामकाज देखेंगे, विरोध होगा तो वो किस तरीके का होगा, चीज़ें निकल कर आएंगी तो कैसे आएंगी, ये सारी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इन्हीं 2-4 बिंदुओं पर बातचीत को आगे ले जाएंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन एक विपक्षी गठबंधन, लेकिन अब आगे क्या, गठबंधन तो बना लेकिन अब जब विपक्ष में बैठना है तो विपक्ष का स्वरूप कैसा होगा और किस तरीके से अब ये इंडिया गठबंधन उसका निर्वाह करता हुआ नजर आएगा। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई। अवधेश जी, काफी सारे सवाल आपकी तरफ आए, इसलिए शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बात नहीं हुई है, मेरे विरुद्ध इतनी हिंसा हुई यहाँ है कि जो मैंने नहीं कहा उसको लेके कटघरा में खड़ा कर दो, जो मैंने कहा उसको आधी अधूरी ले लो और मेरे विरुद्ध हुआ है। मैं पहले तो आनंद दुबे जी को कहूंगा कि थोड़ा शांत रहें, आने वाले समय में हो सकता है कि यही दूसरे पक्ष में आपको बोलना पड़े। 50-60 डिबेट से ज्यादा या 100 भी डिबेट मेरे साथ कर चुके हैं। तो देखिए, जो कुछ मैंने कहा है अगर उसको ठीक से बाद में लोग जाके सुनेगा तो मानेगा कि मैं जो बोला हूं वही सच है। अब बाकी तो आपका विश्लेषण करना है। अगर बीजेपी ने गलती नहीं की होती, सरकार से भूले नहीं होती, चुनावी रणनीति में गलती नहीं होती, कैंडिडेट में गलती नहीं होती, तो बीजेपी बहुमत से वंचित कैसे रहती है? तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और मैंने अपने बात में कही भी है। आज आपका डिबेट जो था वो विपक्ष पर था, आपने शुरुआत भी वही की है, मुझे भी कहा है उसी पर बोलने के लिए, तो मैंने अपना केंद्र बिंदु विपक्ष को बनाया है इस समय, क्योंकि मैं बाएं दाएं नहीं जाता हूं कि विपक्ष की ड्यूटी है। और मैं फिर इस पर हूं कि मैंने कहा ही नहीं है कि हाँ इनका जो है आज नेता, लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर ये क्रिपल सरकार है तो अगर गठबंधन की सरकार होती तो ये क्या क्रिपल नहीं होती, ये दूसरी ओर मैंने ये कहा है। अब आते हैं स्थिति पर कि आगे कि कहां जाएंगे। क्या यह गलत है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वही जबरदस्त कमजोर किया है जहां वो गठबंधन में थी? चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो। मैंने यही तो कहा है कि जहां कांग्रेस अकेले थी वहां भाजपा को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई है और कुछ जगह तो भाजपा को सफलता मिल गई है। तो यह बीजेपी की बात कैसी है? और सतीश जी ये बता रहे हैं कि ये सतीश जी जो विश्लेषण कर रहे हैं वो अगर भाजपा की गलती है तो मैं तो उस गलती का सपोर्ट करूंगा ना, क्योंकि भाजपा जो हारी है उसमें वो कारण ही नहीं है। भाजपा को अगर कोर्स करेक्शन करना है तो उसको यह ध्यान रखना है कि 26/11 आरएसएस की साजिश बताने वाला मुंबई के व्यक्ति को अगर वो जौनपुर से लाकर टिकट दे देते हैं तो क्या देश में उसके मतदाता उसको वोट देने जाएंगे? क्या आप अशोक चौहान को आज लाके कल राज्यसभा दे देते हैं तो आपको जनता वोट देने जाएगी? तो ये ऐसे कारण रहे कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं ला करके जो आपकी विचारधारा के ही अनुकूल नहीं रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ है। और यह कहना कि वो विचारधारा जो बीजेपी की है वो कोई धार्मिक उन्माद की है या उस विचार में आरक्षण नहीं है, संविधान का सम्मान नहीं है, गठबंधन का सम्मान नहीं है, भारत की समन्वयवादी और इसकी विविधता की संस्कृति को लेकर के चलने का नहीं है, छोटा रखेंगे सर, फिर आप कह सकते हैं हम लोग तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं, जरा मैं सुनिए, कई सवाल ऐसे उठाए गए हैं, मैंने केवल इतना कहा है 4 कारण में से एक कारण कहा है कि संविधान खत्म करने का और आरक्षण खत्म करने का जो ये झूठ था वो बीजेपी ठीक से काम करेगी, ये गठबंधन तो ये झूठ खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि इस झूठ के कारण जो वोट मिला है उसकी भरपाई हमको भविष्य में कैसे करना है। और ये झूठ था, इस झूठ को फैलाया गया और बीजेपी चूंकि उसके कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे, इसलिए इस नैरेटिव का मुकाबला नहीं हुआ था। अगर मुकाबला होता तो ये खत्म हो जाता। और ये जो सिर झुला रहे हैं, देश में संविधान दिवस प्रधानमंत्री ने शुरू किया,
आरक्षण में अगर किसी ने दिया है ईडब्ल्यूएस को तो वो इस सरकार ने दिया था, विस्तार किया था, तो आरक्षण कहां से चला जी, गया? चलिए क्विकली अब मैं सबके मैं फिर ठीक कह है रहा हूं, देश के लिए अब एक पॉजिटिव एजेंडा अगर ये सामने नहीं लाएंगे ठीक है। और केवल इस उम्मीद पर रहेंगे कि ये सरकार तो मोहन सबके भागवत छोटे छोटे कमेंट अवधेश जी ले लेता हूं, समय मेरे पास कम रहेगा, सभी बोलना चाह रहे हैं। तय हुआ था मोहन भागवत जी का सरकार के जी, जी, भाषण से जी। क्या लेना देना है? ये भाजपा के हाफिज साहब, सांसदों ने quickly। कही थी ये बात। मोहन भागवत के ये भाजपा के सांसदों ने बात कही, शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी ने इसको डिनाई किया, ना ही किसी और ने किया। नहीं, डिनाई तो किया था खुद अपने इंटरव्यू में अमित शाह साहब ने डिनाई किया था। नहीं, डिनायल आया था। यह बात निष्कासन किया जाता है, अगर कोई संविधान विरोधी बयान दे रहा है, कार्रवाई की जाती है। कहां थी कार्रवाई, कहां था उसका अलग बात है, लेकिन डिनायल आया था। खैर वो अलग बात है। देखिए अब तो चुनाव हो गया, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। क्योंकि क्विकली अब मेरे पास समय बिल्कुल कम रह गया है। आनंद दुबे साहब। जी विपिन जी, मैं ये कह रहा था कि अवधेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई व्यक्तिगत मैं नहीं कहना चाहता था। मैं तो ये कह रहा था कि आप निष्पक्ष हो जाइए, थोड़ा सा अगर बीजेपी के लिए कुछ शुभ शुभ बोलते हो तो महाविकास के लिए भी बोलिए। अरे भाई, अगर ये संविधान वाला जो प्रश्न चिन्ह था उसके लिए अगर वो झूठ था और वोट बैंक हमें नहीं मिलेगा, तो आप ये भी तो सोचिए कि इन्होंने कहा था कि 15 लाख आपके खाते में देंगे, इन्होंने कहा था कि डॉलर और रुपए को हम एक समान लाएंगे, इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, तो वो कलई भी तो खुल रही है। अगर हमारी बात झूठी हो जाएगी तो नहीं, देखिए अब ये तो झूठी होगी, कांग्रेस तो की उनके तरफ भी से वोट भी बैंक गिरेंगे। राहुल वो गांधी साहब 240 का से वो क्लिप खिसक बहुत के चल रहा है जिसमें 205 कह पे आ रहे जाएंगे। हैं ये कि मैं 8,500 रुपए खटाखट आएंगे। तो ठीक है, वो बहुत सारी बातें होती हैं चुनाव में, होके निकल गई। हम बड़ी पिक्चर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सतीश जी, और यहां से अब क्या विपक्ष दिखना चाहिए, कैसा विपक्ष होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं कि अवधेश जी के माध्यम से बड़ा अच्छा डिफेंड करते हैं बीजेपी को, कि इनके मार्फत से मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी की पार्टी के न्याय पत्र में सिर्फ मंगलसूत्र और भैंस था क्या? ये कृपा करके उधर पहुंचा दे कि उस पर थोड़ा ध्यान दे दे ये लोग, भाजपा के लोग जो सरकार में आए हैं, कि उसमें भी कुछ चीज है। खटाखट पकड़ लिया, खटाखट। अरे वो खटाखट भी जिस व्यक्ति ने कहा था वो तो 72,000 की बात 2019 में कहा था। क्या ये सच नहीं है कि क्या इस देश में थोड़ा सा इकोनॉमिकली सबको थोड़ा सा कुछ ऊपर उठाने की आवश्यकता है? जो इनकार करता है वो झूठ बोलता है। दूसरी बात जो है, एक चीज और हम लोग को देखिए, अभी एक बात नया शब्द आया है, ये कंसेंसस शब्द आया है। अरे विपक्ष प्रतिपक्ष तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं ना, तो भाई कंसेंसस से वाजपेयी जी भी चलते थे ना। यूनिपोलर 400 में कंसेंसस की कोई जगह नहीं थी, अब उसको करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और तीसरी चीज आपने कहा है कि अगर गड़बड़ करेगा विपक्ष वाला सब, कि अभी थोड़ा सा जनता ने आक्रोश में आके वोट दे दिया है, तो भुगतेंगे वो लोग। खाली वो कुर्सी के खेल में या कुर्सी के मुजरे में रहेंगे, चाहे जो भी रहेगा उसको जनता देगी सजा। और एक और चीज, लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने पहले भी आपका कहा था कि जो डेमोक्रेसी है इस देश में अब थोड़ा नॉर्मल तापमान पर आ गई है, सबको इसका सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको सम्मान करना चाहिए। अब तुरंत अब अब्बास हाफिज साहब, क्विकली मुझे बताइए कि अभी वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं देश के और आगे बहुत सारे मुद्दे आते रहे, इमीडिएटली एज एन इंडिया गठबंधन विपक्ष में आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए हैं उनको पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से नहीं भटके, या एनडीए की सरकार कह लीजिए, जो वादे 10 साल से पूरे नहीं हुए हैं, हर बार एक नया मैनिफेस्टो दे दिया गया है। नहीं, ये तो बहुत ब्रॉड पिक्चर है, मतलब कुछ है ऑन द पेपर कि हाँ भाई ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इस पे किसानों के लिए पहले जाएंगे या डिफेंस के लिए पहले जाएंगे, आतंकवाद के लिए पहले बात करेंगे, किस पे? कोई इंतजार नहीं कर सकता है मुद्दा विपिन जी, हमें हर चीज के लिए जाना है और हर मुद्दों के ऊपर सरकार को लाना है। आतंकवादी घटना अभी हुई है जिससे पीठ थपथपाती थी भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है आतंकवाद को लेकर कड़े निर्णय दिलवाएंगे इस सरकार से। युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं, आज महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हैं,
आज जिस तरह से हालात बद से बदतर हो गया है, कोई मुद्दा ठीक है इंतजार नहीं हैदर कर सकता है। साहब, जी जी, क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त हो गया। हैदर साहब, देखिए, निश्चित रूप से आज देश की जनता ने बता दिया है कि झूठ की उम्र बहुत नहीं होती। जनता ने मुद्दों पे वोट किया है। 48 घंटे में अगर 3 आतंकवादी घटनाएं जम्मू एंड कश्मीर में होती हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की झूठों की कलई खुली है। निश्चित रूप से जैसे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जितने भी दिन रहेगी, मुझे लगता है उसको एक अपनी जो राजनीति का रवैया है उसे बदलना चाहिए, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ राजनीति करनी चाहिए। और मुझे लगता है जनता को जिन मुद्दों पर उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया था उन पे काम करने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे कि कैसा हो विपक्ष। तो सतीश जी ने जो पॉइंट्स कहे या अन्य मेहमानों ने भी जो पॉइंट्स कहे कि आगे चलते हुए हम देखेंगे कि शायद एक बड़ा कंसेंसस बनाने की बात, जो कल सरसंघ चालक भी कह रहे थे कि एक आम राय से चीज़ों को यहाँ पर चलाने की कोशिश होगी। देखिए, राजनीति है तो दोनों तरफ से, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, बहुत सारे मुद्दे होंगे। आगे कई तरह के चुनाव हम देखेंगे और 5 साल ऐसे तो बड़ा समय है, लेकिन उस लिहाज से, एक देश के लिहाज से छोटा समय। फिर चुनाव आ जाएगा, फिर हम सब मैदान में, मतलब सब आप लोग जो पार्टियां हैं वो मैदान में होंगी और यही बातें हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी संसद का नया सत्र शुरू हो रहा है, वहीं पे दिख जाएगा कि विपक्ष अपना रोल कैसे अदा कर रहा है और सरकार अपने रोल में कैसी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और फिर हम सब लोग बैठ के एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।